साथियों, आप सभी का विजय एग्जाम प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ई कोप्शंस के बारे में। तो क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसको पहले देख लेते हैं। तो हाल ही में हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने एक बायो सेंसर जिसका नाम है ई कोप्शंस, इसको विकसित किया है। तो याद रखिएगा किसने विकसित किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि हैदराबाद में स्थित है। यह जो बायो सेंसर है, यह लार के नमूनों से या जो सलाइवा होता है उससे यह कोविड-19 का पता लगा सकता है। और यह उपकरण की जो खासियत हुआ यह है कि यह लार के बहुत थोड़े से नमूने से अर्थात 20 माइक्रोलीटर का उपयोग करके ही यह रिजल्ट देता है या कोविड-19 का पता लगाता है। और इसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत जल्दी आता है, 20 से 30 सेकंड के भीतर यह परिणाम को दे देता है। तथा यह जो बायो सेंसर है यह पोर्टेबल है, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं। और यह जो बायो सेंसर है यह नोवल कोरोना वायरस का जो एंटीजन होता है उसको डिटेक्ट करता है, मतलब एंटीजन के माध्यम से यह कोविड-19 का पता लगाता है। अब प्रश्न उठता है कि एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन को हम लोग कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मनुष्यों के जो ब्लड होते हैं, तो ब्लड का जो डिफरेंस होता है, अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं, तो उसका जो मुख्य कारण होता है वो आरबीसी, रेड ब्लड सेल में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन ही क्या कहलाते हैं, एंटीजन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन की वजह से जो ब्लड होता है वो अलग अलग ग्रुप में होता है। तो कितने ग्रुप में होते हैं, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। तो ये 4 ब्लड ग्रुप जो हैं वो इस एंटीजन की वजह से होते हैं। इसके अलावा आप दूसरी तरह से कह सकते हैं कि वायरस या जो बैक्टीरिया होते हैं उस पर जो प्रोटीन उपस्थित होता है, तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, मतलब ये जो बैक्टीरिया होता है जिस पे ये आपका प्रोटीन लगा होता है, तो ये जब आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो इनके प्रतिक्रिया में शरीर में क्या होता है, एंटीबॉडी उत्पन्न होता है। या कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी उत्पन्न करने में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। अब यदि कॉन्टेक्स्ट पे आएँ तो यह जो बायो सेंसर है, इस बायो सेंसर का पहले से ही विश्व में कई चीज़ों में इस्तेमाल होता रहा है। जैसे कि विश्व भर में विषाक्त पदार्थों, पॉइजनस जो मटेरियल होते हैं उनका पता लगाने के लिए, मादक द्रव्यों का पता लगाने के लिए इस बायो सेंसर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए भी इस बायो सेंसर का उपयोग एक विश्वसनीय उपकरण के तौर पर किया जाता है। अब देख लेते हैं कि इसकी कार्यप्रणाली क्या है, मतलब यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो इस उपकरण में एक कार्बन इलेक्ट्रोड होता है तथा एक कोरोना वायरस एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, एक कार्बन इलेक्ट्रोड होगा, दूसरा कोरोना वायरस एंटीबॉडी होते हैं। अब ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, वायरस की जो बाहरी परत होती है, तो बाहरी परत पर पाए जाने वाले जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं, स्पाइक प्रोटीन यानी जो एंटीजन होते हैं, उस एंटीजन के साथ ये क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने में सक्षम होते हैं। तो जब भी किसी लार में ये आपका एंटीजन होगा तो ये जो आपका कोरोना वायरस एंटीबॉडी होगा उसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और जब बॉन्ड बनेगा तो इससे क्या पता चलेगा कि यहाँ पर कोविड-19 वायरस है, तो इससे इसके लिए एक विद्युत संकेत उत्पन्न होता है जिससे संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। मतलब इससे जब विद्युत संकेत उत्पन्न होगा तो उससे पता चल जाएगा कि इसमें कोविड-19 है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो बायो सेंसर मतलब बनाया गया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस का बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि वर्तमान में सरकार के पास क्या है, टेस्टिंग किट की काफ़ी कमी है। उसके अलावा अभी हाल ही में रैपिड टेस्टिंग किट से भी रैपिड टेस्टिंग की जा रही थी, परंतु उसके साथ दिक्कत ये आती है कि जो रैपिड टेस्टिंग किट जो है चाइना से हमने इंपोर्ट की थी, उससे केवल 30% टेस्टिंग किट ही जो है वो सही रिजल्ट दे रहे थे। तो वह काफ़ी मतलब सफल नहीं रह पाया, एक तरीके से उसे असफल ही कहेंगे। तो इसीलिए आईसीएमआर ने इस रैपिड टेस्टिंग को करने से मना कर दिया। तथा यह जो एक चीज़ और याद रखिएगा, जो यह रैपिड टेस्टिंग किट थी इसमें एंटीबॉडी का पता लगाया जाता था, मतलब एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके यह पता लगाया जाता है कि इसमें कोविड-19 है या नहीं, मतलब नोवल कोरोना वायरस है या नहीं है। और जो अभी ये जो बायो सेंसर, इसमें किसको डिटेक्ट किया जाता है, इसमें एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है। तथा आप थोड़ा सा इस संस्था के बारे में बात कर लें जिसने इस बायो सेंसर को
बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा यह हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की जाती है तथा यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है यह इसकी पेरेंटल संस्था या मतलब इसके अंतर्गत यह कार्य करती है। इसका उद्देश्य क्या है या इसका मैंडेट क्या है? तो इसका उद्देश्य पशुओं से संबंधित मुद्दों तथा मानव सभ्यता के लिए उपयोगी मुद्दों पर शोध कार्य करना इसका कार्य है या इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं। आगे है भारत मार्केट। तो भारत मार्केट के बारे में क्या है? तो अभी हाल ही में ट्रेड जो व्यापारी वर्ग हैं, व्यापारियों के जो समूह है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT, इसके द्वारा भारत मार्केट नामक एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को लॉन्च किए जाने की योजना है कि मतलब ये अभी कुछ दिन में ये इस प्रकार का एक मार्केट प्लेस लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा भारत मार्केट। यह वैसे ही कार्य करेगा जैसे कि जो आपके ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स जो कंपनियां होती हैं जो ऑनलाइन आप सामान मंगाते हैं, तो उसी प्रकार उसी तर्ज पर यह भी कार्य करेगा। तथा इसमें शामिल कौन होंगे? तो इसमें जो खुदरा व्यापारी होते हैं, रिटेलर जो होते हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे और इस पोर्टल में खुदरा विक्रेताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और इस मंच में 95% खुदरा व्यापारियों को लाने का लक्ष्य रखा गया। मतलब जो टारगेट है कि वह जितने भी खुदरा व्यापारी उनका 95% जो है खुदरा व्यापारियों को इससे जोड़ा जाए। तथा यह जो पहल है यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्देशित और समर्थित है तथा इस प्लेटफॉर्म को विशेष रूप से जो व्यापारी हैं व्यापारियों द्वारा इसको चलाया जाएगा तथा विभिन्न प्रौद्योगिक कंपनियों की मदद से लॉजिस्टिक की मदद उपलब्ध कराई जाएगी और उस लॉजिस्टिक की मदद से एंड टू एंड सेवाएं मतलब दुकान से उपभोक्ता तक सामानों को डिलीवरी की जाएगी। अर्थात भारत मार्केट के माध्यम से घर घर सामान भी पहुंचाया जाएगा। तथा CAIT अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स को वर्ष 2020 में इस राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से लगभग 1 करोड़ खुदरा विक्रेताओं के जुड़ने की उम्मीद है। जब इतने विक्रेता जुड़ जाएंगे इससे तो ये क्या हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अनूठा ई मार्केट प्लेस बन जाएगा। मतलब इतना बड़ा मार्केट प्लेस कोई ई मार्केट प्लेस कोई नहीं होगा जिसमें 1 करोड़ खुदरा विक्रेता जुड़े हों। अब थोड़ा सा इस संस्था के बारे में बात कर लें। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जिसने इसकी संकल्पना प्रस्तुत की है, तो इसकी स्थापना वर्ष 1990 में कुछ व्यापारियों के द्वारा की गई थी। किस लिए की गई थी? तो व्यापारियों से संबंधित जो समस्याएं हैं या जो उनके मुद्दे हैं उनका समाधान निकालने के लिए इस कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की स्थापना की गई थी 1990 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं कोरोना किलर 100 के बारे में। तो यह कोरोना किलर 100 क्या है? तो हाल ही में एक भारतीय फर्म है जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस। इसने एक UAV अर्थात अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसका नाम है कोरोना किलर 100 इसको विकसित किया है। तो यह क्या है? एक ड्रोन है। तो यह कोविड-19 जैसी स्थिति में सार्वजनिक स्थानों को विसंक्रमित अर्थात डिसइंफेक्ट करने में मदद करेगा। और याद रखिएगा यह है क्या? यह एक प्रकार का ड्रोन है जिसका प्रयोग जो है, यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसका प्रयोग 450 फीट तक की ऊंची इमारतों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए किया जा सकता है। तो 450 फीट मतलब क्या है कि ऊंची से ऊंची बिल्डिंग जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगी। और इससे फ़ायदा क्या होगा? यह जो है वो पारंपरिक जो छिड़काव की तुलना में अधिक तेज एवं सुरक्षित है। मतलब पारंपरिक छिड़काव जो ह्यूमन बीइंग के माध्यम से जो इस प्रकार का डिसइंफेक्शन का कार्यक्रम किया जाता है, मतलब यह केमिकल का छिड़काव किया जाता है, उसकी तुलना में क्या है? ज़्यादा तेज़ है और सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि जो पारंपरिक रूप से किया जाता है उसमें जो ह्यूमन बीइंग है उनके संक्रमित होने का भी खतरा रहता है। और दूसरी बात, वो हर एक जगह जैसे कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को अगर डिसइंफेक्ट करना हो तो उनकी मदद से करना जो है काफ़ी रिस्की होगा और काफ़ी वक्त लगेगा और हो सकता है कि वहाँ तक वो पहुँच भी ना पाए। तथा यह जो कोरोना किलर 100 है या इसको कह सकते हैं सैनिटाइजेशन ड्रोन, यह वर्तमान में 26 शहरों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मेनली इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है आपका वाराणसी और चंडीगढ़ में। तथा इसको वर्ष 2016 में नीति आयोग द्वारा शीर्ष 10 सामाजिक आर्थिक नवाचारों में से एक के रूप में चुना गया था। तो ऐसा नहीं कि इसको अभी हाल ही में विकसित किया गया, इसको पहले ही विकसित किया गया है, परंतु इस ड्रोन का अब जो नाम दिया गया है वो कोरोना किलर 100 नाम दिया गया है।
और 2016 में नीति आयोग द्वारा इसको 10 सामाजिक आर्थिक नवाचारों में से एक के रूप में चुना गया था। इसकी कुछ और खास विशेषताएं हैं इस ड्रोन की। तो ये जो ड्रोन है ये ऑटो पायलट प्रौद्योगिकी है, अर्थात इसको किसी के द्वारा चलाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चल सकता है। तो ऑटो पायलट प्रौद्योगिकी, उन्नत उड़ान नियंत्रक प्रणाली तथा ईंधन कुशल मोटर से सुसज्जित है, जिससे ये एक दिन में 12 घंटे तक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तथा प्रत्येक ड्रोन, मतलब इस जैसे जितने भी ड्रोन होंगे वो एक दिन में 20 किलोमीटर तक की दूरी आराम से तय कर सकते हैं। अब यदि इसकी पेलोड क्षमता की बात करें, मतलब कितना वजन ये उठा सकता है या छिड़काव का कितना लिक्विड ये ले जा सकता है एक बार में, तो 15 से लेकर के 20 लीटर की इसकी पेलोड क्षमता है, मतलब इतना जो है भार ये उठा ले जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इंडियाज परमानेंट मिशन टू द यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो यह क्या है इसको समझ लेते हैं। तो हाल ही में भारत ने डिप्लोमेट TS त्रिमूर्ति को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन अर्थात UN में स्थायी प्रतिनिधि जो है नियुक्त किया है। अभी तक भारत के UN में जो स्थायी प्रतिनिधि थे वो कौन थे? सैयद अकबरुद्दीन थे, जो कि अब रिटायर हो गए। तो इनका स्थान जो है वो कौन लेंगे? TS त्रिमूर्ति लेंगे। अब थोड़ा सा ये जो परमानेंट मिशन टू द यूनाइटेड नेशन है इसको समझ लेते हैं। यह होता क्या है? तो होता यह है कि प्रत्येक देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र में अपने क्रियाकलापों को, मतलब जो अपनी एक्टिविटी है उसको डिप्लोमेटिक मिशन की सहायता से के द्वारा उसको किया जाता है, जिसकी सहायता से करते हैं उसे क्या कहते हैं? परमानेंट मिशन कहा जाता है। मतलब कि हर देश का संयुक्त राष्ट्र में डिप्लोमेटिक मिशन होता है जिसमें डिप्लोमेट्स होते हैं तथा इनके जरिए विभिन्न देश अब संयुक्त राष्ट्र में अपनी डिप्लोमेटिक क्रियाओं को करते हैं। तथा जो परमानेंट मिशन टू द UN है, ये यूनाइटेड नेशन, इसका जो हेड होता है, इसको हेड किया जाता है, वो स्थायी प्रतिनिधि के द्वारा हेड किया जाता है। तो जो कि स्थायी प्रतिनिधि भारत के द्वारा किसको बनाया गया? TS त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। तथा ये जो परमानेंट मिशन का जो प्रावधान है ये वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 1 के जो पार्ट 7 है उसमें इसका प्रावधान किया गया है। तथा इन स्थायी प्रतिनिधियों को, ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, इनको जो UN का मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, वहाँ पर काम करने के लिए जगह उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा इनको जिनेवा, वियना तथा नैरोबी में जो संयुक्त राष्ट्र के जो ऑफिस है वहाँ पर भी इनको नियुक्त किया जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे है बोबल। बोबल का फुल फॉर्म क्या है? तो बोबल का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट। तो याद रखिएगा, आपको एग्जाम में सीधे शॉर्ट में बोबल ही पूछ सकता है कि बोबल क्या है, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा, बोबल का मतलब क्या है? बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट। तो देख लेते हैं यहाँ क्या है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में स्थित है तथा इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिलिया के शोधार्थियों ने, रिसर्चर्स ने मिलकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिससे इस ब्लूप्रिंट की मदद से क्या होगा? इससे मानसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा अन्य मौसमी दशाओं की सटीक भविष्यवाणी की जा सकेगी, मतलब सटीक भविष्यवाणी करने में मदद मिल सकेगी। अब बबल के बारे में थोड़ा सा, बोबल के बारे में और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो बोबल है यह भारत इंग्लैंड का संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो याद रखिएगा, सीधे पूछ सकता है कि बोबल किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? भारत इंग्लैंड का है, भारत रूस का है, भारत अमेरिका का है, या भारत चीन का किसका है, या भारत फ्रांस का है? तो याद रखिएगा यह भारत इंग्लैंड का संयुक्त प्रोजेक्ट है। अब इसको मैंडेट क्या मिला है, मतलब क्या कार्य करने के लिए इसको स्थापित किया गया है? तो इसका जो कार्य है या जो मैंडेट है वो बंगाल की खाड़ी में समुद्र की जो प्रॉपर्टी है, ओशियन की जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी जांच करना। कैसी प्रॉपर्टी? जैसे कि समुद्र का तापमान, लवणता इत्यादि जो इस प्रकार के जो उसके गुण हैं उनके बारे में उसके संबंध में जांच करना या रिसर्च करना, तथा यह पता करना कि इन जो ओशियन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बंगाल खाड़ी में, इसका यहाँ का जो मानसून है इस मानसून सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तथा इस जो यह रिसर्च है इसकी जो फंडिंग है वह दोनों देशों के अलग अलग मंत्रालयों द्वारा की गई है। तो भारत के केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा तथा इंग्लैंड के नेचुरल इन्वायरमेंट रिसर्च काउंसिल के द्वारा इस शोध को फंडिंग की जा रही है। तथा यह जो शोध कार्य है यह सिंधु साधना नामक एक रिसर्च वेसल है, इसके माध्यम से किया जाएगा। अर्थात यह जो सिंधु साधना क्या है? यह एक पानी का जहाज़ है, इसके माध्यम से इसको कंडक्ट किया जाएगा। और यह रिसर्च वेसल क्या है?
जो सिंधु साधना या बंगाल की खाड़ी में घूमेगा, विभिन्न जगहों पर बंगाल खाड़ी में समुद्र के अंतर ये घूमेगा तथा कई जगह पर यह रोबोट की मदद से विभिन्न रोबोटों को समुद्र के नीचे भेजा जाएगा, जिससे कि विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को जुटाया जा सके। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के जो ओशियन प्रॉपर्टीज़ है, मतलब समुद्र की जो के गुण हैं, या ये साउथ एशियन रीजन में जो आपका ग्रीष्मकालीन मानसून सिस्टम है, इसको निर्धारित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसके द्वारा निभाया जाता है। यदि हम ये सिंधु साधना रिसर्च वेसल की बात करें तो यह एक मल्टी डिस्प्लिनरी ओशिनोग्राफिक रिसर्च वेसल है, मतलब यह एक बहुउद्देशीय जो है रिसर्च वेसल है। इसको 2012 में CSIR NIO द्वारा इसको एक्वायर किया गया था। इसके अलावा एक और जो है रिसर्च वेसल है जिसका नाम है सिंधु संकल्प, इसको भी NIO के द्वारा क्या किया गया है, एक्वायर किया गया है। अब हम थोड़ा सा इस संस्था के बारे में बात कर लें, CSIR NIO। यहाँ NIO का जो फुल फॉर्म है वह है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी। तो यह क्या है, यह एक स्वायत्त शोध संगठन है जो कि शोध कार्य करता है हिंद महासागर में। तो इसका जो कार्य है वो नॉर्थन अर्थात उत्तरी हिंद महासागर में जो स्पेशल ओशिनोग्राफिक फीचर्स हैं इस समुद्र की, उनका अध्ययन करना और शोध करना, रिसर्च करना इसका मुख्य कार्य है। इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1966 में। 1966 में CSIR के द्वारा 37 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई थी। इन 37 प्रयोगशाला में से एक प्रयोगशाला यह भी थी, CSIR NIO। यदि इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो इसका मुख्यालय जो है वो गोवा में स्थित है। इसके अलावा इसके कई क्षेत्रीय केंद्र हैं या क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर, कोच्चि में है, मुंबई में है, विजाग अर्थात विशाखापत्तनम में है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं नाम संपर्क समूह शिखर सम्मेलन के बारे में। तो हाल ही में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में सहयोग की दिशा में गुट निरपेक्ष आंदोलन अर्थात नॉन अलाइंड मूवमेंट समूह द्वारा नाम संपर्क समूह शिखर सम्मेलन, ये इंग्लिश में कहें तो नाम कॉन्टैक्ट ग्रुप समिट, नाम CGS का आयोजन किया गया। और ध्यान रखिएगा इसका आयोजन जो है यह वर्चुअल माध्यम से अर्थात वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। और इस आभासी या वर्चुअल सम्मेलन की जो मेज़बानी है वह अजरबैजान के द्वारा की गई है। और अजरबैजान जो है वो 2019 से लेकर के 2022 तक के लिए क्या है, इसका नाम का अध्यक्ष है। तो इसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई तथा सम्मेलन में 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और अन्य नेताओं ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यदि भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के बाद पहली बार जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन को इन्होंने संबोधित किया। और इस बार की जो थीम है वह है वी स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट कोविड-19। तथा इस सम्मेलन के दौरान या जो इस बैठक के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में आतंकवाद और फेक न्यूज़ के मुद्दों को उठाया तथा इन दोनों को घातक वायरस बताया है। अब हम लोग थोड़ा सा गुट निरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो उसके बाद जो विश्व है वो आपका शीत युद्ध मतलब कोल्ड वार के उसमें पृष्ठभूमि में चला जाता है। तो इस समय क्या होता है कि दो गुट मतलब दो पोल बन जाते हैं। एक तरफ आपका साम्यवादी संयुक्त सोवियत संघ था, एक तरफ जो था आपका साम्यवादी सोवियत रूस था और दूसरी तरफ आपका पूंजीवादी USA था। तो इन दोनों में टकराव था। तो ये दोनों गुट क्या चाहते थे कि जो बाकी जो देश थे उनको अपने अपने तरफ या अपनी विचारधारा की तरफ ये लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि कई सारे देश जैसे भारत वगैरह जो होते हैं 1947 में कई सारे देश जो हैं वो आज़ाद होते हैं, उपनिवेशवाद से मुक्त होते हैं। तो ये जो 9 स्वतंत्र देश थे तो इन दोनों गुटों ने क्या किया, उनमें से कई को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया। तो कुछ तो दोनों गुटों में से किसी एक गुट में शामिल हो गए, परंतु कई सारे देश ऐसे थे जो किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। मतलब ना वो सोवियत संघ की तरफ जाना चाहते थे और ना ही वो अमेरिका की तरफ जाना चाहते थे, वो तटस्थ रहना चाहते थे। तो ये जो ऐसे देश थे इन्होंने मिलकर के खुद को गुट निरपेक्ष कहा और गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव डाली। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसको सबसे पहले 1955 में
इंडोनेशिया के बांडुंग में संपन्न 29 अफ्रीकी एशियाई देशों के सम्मेलन में स्पष्ट स्वरूप इसको प्रदान किया गया। इस सम्मेलन में भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गामेल अब्दुल नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो द्वारा उपनिवेशवाद की समाप्ति हेतु गुटनिरपेक्ष देशों के संयुक्त प्रयासों की जरूरत पर बल दिया गया तथा इसके बाद सितंबर 1961 में गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन का आयोजन जो है वो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में इसका आयोजन किया गया। तो इसकी जो स्पष्ट संकल्पना आती है 1955 में बांडुंग सम्मेलन में, और जिसकी पहली जो बैठक होती है या सम्मेलन होता है वो 1961 में होता है। कहाँ पर? बेलग्रेड में होता है। और इस सम्मेलन में 25 अफ्रीकी एशियाई देशों ने तथा एक यूरोपीय देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इस सम्मेलन के दौरान 27 सूत्री घोषणा पत्र को भी स्वीकार किया गया था। तथा यदि वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इसके सदस्यों की जो संख्या है 120 सदस्य जो हैं इसके देश जो हैं इसके सदस्य हैं। इसके अलावा 17 पर्यवेक्षक देश हैं और 10 पर्यवेक्षक संगठन इस संगठन में शामिल हैं। तथा ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है या जो नाम है, इसके प्रासंगिकता पर रह करके प्रश्न उठता है कि इसकी प्रासंगिकता अब क्या है। जैसे कि यह जब बना था तो शीत युद्ध के दौरान बना था कि जब दो पोल थे, परंतु वर्तमान में क्या है 1991 के बाद से शीत युद्ध जो होता है वो समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो जाता है, 15 भागों में उसका विघटन हो चुका है। तो अब जो शीत युद्ध था वो समाप्त हो चुका है। तो यह कहा जाता है कि अब नाम की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। परंतु ऐसा नहीं है, वर्तमान में भी जो है नाम की प्रासंगिकता है। कैसे है? क्योंकि गुटनिरपेक्षता का जो आशय होता है वह है गरीब और विकासशील देशों को किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है। ये जो देश हैं, ये गरीब या विकासशील देश, ये अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं और अपने आप में ये विचार जो है वो बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक हैं। इसलिए जो नाम है वर्तमान में भी प्रासंगिक है। इसके अलावा नाम गुटनिरपेक्षता में यह भी आरोप लगता रहता है कि जो देश इसमें शामिल थे वो कहने को तो गुटनिरपेक्ष थे, परंतु टाइम पे वो पाला बदल लेते थे। जैसे कि भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत का झुकाव जो है वो शुरू से सोवियत संघ की तरफ था और इसके बाद 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो इससे जो अन्य देश थे जैसे अमेरिका वगैरह, उनको कहने का पूरा वो मिल गया कि जो भारत है वो सोवियत के खेमे में शामिल हो चुका है। तो इस प्रकार से भारत पर भी आरोप लगता रहा है कि भारत कहने को तो गुटनिरपेक्ष है, स्वयं को कहता है, परंतु यह गुटनिरपेक्ष नहीं रहता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर देखी। अब आगे चलते हैं। आगे है विश्व अस्थमा दिवस। तो विश्व अस्थमा दिवस के बारे में बात करें तो हर वर्ष मई के पहले मंगलवार को, कब? मई के पहले मंगलवार को इसको मनाया जाता है। तो इस बार जो है विश्व अस्थमा दिवस वो 5 मई 2020 को मनाया गया। क्यों? क्योंकि 5 मई जो है मंगलवार था, तो 5 मई 2020 को मनाया गया। यह दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम है वह है इनफ अस्थमा डेथ्स। क्या है? इनफ अस्थमा डेथ। तथा विश्व अस्थमा दिवस का जो आयोजन है वो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा अर्थात GINA इसके द्वारा हर साल इसको आयोजित किया जाता है। तथा 1998 में बार्सिलोना जो कि स्पेन में स्थित है, पहली विश्व अस्थमा बैठक के संयोजन में 35 से अधिक देशों में पहला विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। तो पहला विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया था? 1998 में मनाया गया था। अब बात कर लेते हैं कि ये अस्थमा क्या है। तो अस्थमा जो है यह फेफड़ों की पुरानी बीमारी है जिसके कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसी अस्थमा को दमा भी कहते हैं। इसका जो लक्षण जो है इसमें सांस फूलना, खांसी, घरघराहट और छाती के जकड़न होना जैसी जो लक्षण है इसमें शामिल हैं। और ये लक्षण जो है आवृत्ति और गंभीरता अर्थात फ्रीक्वेंसी योम एंड सीवियरिटी में भिन्न होते हैं। मतलब अलग अलग व्यक्ति में कि कितनी अस्थमा की कौन सी स्टेज है, मतलब कितने लेवल तक का अस्थमा है, उसके हिसाब से यह अलग अलग होता है। तथा अस्थमा क्या है? अस्थमा को पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है, परंतु इसके जो लक्षण होते हैं इनके लक्षणों को दवा के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इनके लक्षणों को नियंत्रित करके जो दमा से जो पीड़ित व्यक्ति है या अस्थमा से जो पीड़ित व्यक्ति है वह पूरे जीवन इसके साथ जीने में सक्षम
हो सकता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनको हमने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।